हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे सपोर्टिंग टिश्यू से। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि द स्ट्रक्चर ऑफ striated मसल, दैट इज द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, एंड सो लेट्स कंटिन्यू द सपोर्टिंग टिश्यू। सो इट हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मसल। ये मसल की ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। We have discussed this also about the epimysium, perimysium, and endomysium. So it helps in organization of the muscle. Endomysium surrounds each muscle fiber separately. Perimysium surrounds bundle, fasciculi, or myonemes of muscle fibers of various sizes. Epimysium surrounds the entire muscle. The connective tissue of the muscle becomes continuous with the tendon. Okay. अब स्लो एंड फास्ट मसल फाइबर्स होते हैं. सो टू टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, स्लो एंड फास्ट. सो देर आर type 1 fibers, type 2 fibers, and intermediate fibers. So type 1 fibers are the slow fibers, show a slow tonic contraction characteristic of postural muscles. These are red in color because of large amounts of myoglobin. The fibers are rich in mitochondria and oxidative enzymes but poor in phospholysis. ये जो टाइप 1 फाइबर्स हैं वो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं. इनमें स्लो टोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड पोस्टरल मसल्स में देखा जाता है. और ये रेड इन कलर होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन की वजह से बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये रेड इन कलर होते हैं. द फाइबर्स आर रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो इसके फाइबर्स होते हैं मसल फाइबर्स उसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं, लेकिन फॉस्फोलाइसिस फॉस्फोरोलाइसिस जो है वो कम होते हैं बिकॉज ऑफ अ वेल डेवलप्ड एरोबिक मेटाबॉलिज्म. क्योंकि इसका जो एरोबिक मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही अच्छा डेवलप होता है. स्लो फाइबर्स आर हाईली रेजिस्टेंस टू फटीग. तो ये मसल्स कभी थकती ही नहीं है. ओके. सो दिस इज अबाउट टाइप 1 स्लो फाइबर्स. Type second fast fibers show a fast phasic contraction required for large scale movements of body segments. ये फास्ट फेजिक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है जो कि लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ में देखा जाता है सेगमेंट्स का. एंड दीज आर पेलर वाइट इन कलर. ये वाइट होते हैं कलर में बिकॉज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मायोग्लोबिन, क्योंकि इसमें मायोग्लोबिन का जो कंटेंट होता है वो कम होता है. द फाइबर्स आर रिच इन ग्लाइकोजन एंड फॉस्फोलाइसिस. ये रिच होते हैं इसमें, लेकिन पुअर मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स भी कम होते हैं. सो बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलाइटिक रेस्पिरेशन की वजह से द फास्ट फाइबर्स आर क्वाइट इजीली फटीग, और ये फाइबर्स बहुत इजीली फटीग भी हो जाते हैं. ओके. सो मतलब टाइप 2 फास्ट फाइबर्स जो हैं वो तब एक्शन में आते हैं लाइक जैसे मैराथन. नो नो नो, जैसे वेट लिफ्टिंग में ये काम आते हैं. मतलब तुरंत फास्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड देन ये फटीग हो जाते हैं. फिर आते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स. रिप्रेजेंट अ वेरिएंट ऑफ टाइप सेकंड का एक वेरिएंट होता है फाइबर विच आर रिलेटिवली रेजिस्टेंस टू फटीग. जो उतने नहीं थकते बट स्टिल फटीग होते हैं, ऑल्सो लेस देन टाइप 1 फाइबर्स से. मतलब जो टाइप 1 फाइबर्स है वो तो फटीग ही नहीं होते, फटीग रेजिस्टेंट होते हैं. एंड जो टाइप 2 का 2 है वो तो बहुत इजीली फटीग हो जाते हैं. सो ये इन बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 फाइबर्स है, इंटरमीडिएट फाइबर्स जिसको बोल रहे हैं.
In man, most of the skeletal muscles show a mixture of fiber types. So एक ह्यूमन में, एक ह्यूमन मैन और वुमेन में बहुत सारे मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, जिसमें बहुत सारे मिक्सचर होते हैं फाइबर्स के। कोई भी फाइबर टाइप हो सकता है वो, बट एनी वन टाइप में प्रीडोमिनेट। लेकिन उस पर्टिकुलर एरिया में एक, वैसे तो उसमें तीनों का मिक्सचर होगा, टाइप वन भी, टाइप टू भी, इंटरमीडिएट भी, बट प्रीडोमिनेंटली कोई एक फाइबर, कोई एक मसल फाइबर ज्यादा प्रीडोमिनेट करेगा, डोमिनेट करेगा। ओके, सो फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स। अब हम पढ़ेंगे फेसिकुलर आर्किटेक्चर ऑफ मसल्स, मसल के आर्किटेक्चर के बारे में। द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स वेरीज। सो हम पढ़ेंगे कि मसल फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसी होगी उस तरह से मसल फाइबर अलाइंड होगा। ठीक है, जरूरी नहीं है हर मसल का जो मसल फाइबर्स है वो सेम डायरेक्शन में हो। नो। एंड द रेंज ऑफ हैबिचुअल मूवमेंट एट अ पर्टिकुलर जॉइंट, एक जॉइंट में किस तरह की मूवमेंट हो रही है, किस तरह का डायरेक्शन है, किस तरह का फोर्स जनरेट हो रहा है, उस तरह से मसल फाइबर्स की अलाइनमेंट और अरेंजमेंट होती है। द फोर्स ऑफ मूवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर एंड साइज ऑफ मसल। और फोर्स, जैसे फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मसल्स पे और साइज ऑफ मसल फाइबर्स पे, एंड रेंज ऑफ मूवमेंट इज proportional to the length of fibers। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी फाइबर्स की उतनी ज़्यादा मूवमेंट होगी, रेंज, मूवमेंट की रेंज होगी। एंड जितना ज़्यादा नंबर होगा फाइबर्स का उतना ज़्यादा फोर्स होगी मूवमेंट्स की। Okay, so the muscles can be classified according to the arrangement of their fasciculi into the following group. So इस तरह से डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है बेसिकली। पैरेलल fasciculi, पैरेलल मीन्स सेम सेम, और एकदम पैरेलल्स जो मसल फाइबर्स होते हैं वो। ऑब्लिक fasciculi, ऑब्लिक होते हैं जो। spiral or twisted fasciculi as you can see in this picture। So इस इतना थ्री टाइप का बेसिकली इस पे fasciculi बता रखा है। पैरेलल जो है उसमें भी सब टाइप्स हैं, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल लाइक इन थायराइड, वहाँ पे थायरोहयोइड मसल, थायरोहयोइड मसल में क्वाड्रिलेटरल पैरेलल fasciculi है। ओके, एंड sternahyoid sartorius में strap like है, then strap like with tendinous intersections, then fusiform। So these are different types of muscle fasciculus. Quadrilateral strap like with tendinous intersections, and fusiform. Fusiform, as you can see in biceps, brachii, and triceps. Fusiform. Okay. Fusiform में लिखा है द रेंज ऑफ मूवमेंट इन सच मसल्स इज मैक्सिमम। जो रेंज होगी वो मैक्सिमम होगी क्योंकि इसके फाइबर्स भी ज़्यादा हैं। सो इसलिए डायागैस्ट्रिक में भी जो मसल की वॉल्यूम है वो एक पर्टिकुलर उस पे लेंथ पे ज़्यादा हो रही है। Okay, so next is oblique fasciculi. Oblique fasciculi, when the fasciculi means muscle fascicle or muscle fiber. When the fasciculi are oblique to the line of pull, line of pull से oblique होगा जब muscle fiber, the muscle may be triangular or pennate, feather-like in the construction। जो मसल होगी वो हो सकती है ट्रायंगुलर हो या
पेन्नेट हो, मीन्स फेदर लाइक हो उसके बिल्ड में या कंस्ट्रक्शन में। दिस अरेंजमेंट मेक्स द मसल मोर पावरफुल। इससे जो मसल होती है ना वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, ताकतवर हो जाती है। ऑल्सो द रेंज ऑफ मूवमेंट इज रिड्यूस्ड। हालांकि जो रेंज होता है मूवमेंट का वो कम हो जाता है, लेकिन पावर होती है। ओके, लाइक दिस, दीज आर डेल्टोइड सा, मल्टीपिन्नेट। सो ऑब्लिक फेसिकुलाई में सब टाइप्स हैं: ट्रायंगुलर, यूनिपिन्नेट, बाइपिन्नेट, मल्टीपिन्नेट एंड सरकमपिन्नेट। सो ट्रायंगुलर में है टेम्पोरालिस, अडक्टर लॉन्गस। यूनिपिन्नेट में है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, पेरोनियस टर्शियस, पामा इंट्रोशियाई। बाइपिन्नेट है रेक्टस फेमोरिस, डोर्सल इंट्रोशियाई, पेरोनियस लॉन्गस, फ्लेक्सर हेल्यूसिस लॉन्गस। मल्टीपिन्नेट में है सबस्कैपुलरिस एंड डेल्टोइड। सरकमपिन्नेट में है टिबिलिस एंटीरियर। सो ट्रायंगुलर, इसमें टेम्पोरालिस नहीं दे रखा, इसमें सिर्फ दो एग्जांपल दे रखे हैं, दैट इज यूनिपिन्नेट पामा इंट्रोशियाई, यूनि मीन्स वन, ओके, एंड मल्टीपिन्नेट, लाइक इसमें बहुत सारे ओब्लिक फेसिकुलाई हैं, मसल फेसिकुलाई, तो हेंस इसको बोल रहे हैं मल्टीपिन्नेट। अब हम पढ़ेंगे स्पाइरल और ट्विस्टेड फेसिकुलाई में, मीन्स ऐसे मसल फाइबर फेसिकुलाई जो कि ट्विस्ट ट्विस्ट हो रखे हैं नेचर में, सो इसलिए उसको स्पाइरल बोल रहे हैं या ट्विस्टेड बोल रहे हैं। मीन्स वो मसल फाइबर पलट गया है, एकदम ट्विस्ट हो गया है, ओके, इनसाइड आउट हो गया है। स्पाइरल और ट्विस्टेड फाइबर्स आर फाउंड इन ट्रेपेजियस, ये ट्रेपेजियस में देखे जाते हैं, पेक्टोरलिस मेजर में देखा जाता है, लेटिसमस डोर्साई में देखा जाता है, सुपिनेटर में देखा जाता है। इन सर्टेन मसल्स द फेसिकुलाई आर क्रॉस्ड, और कुछ कुछ में तो पूरा क्रॉस बनता है, क्रॉस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्रूशिएट मसल। लाइक जो क्रिश्चियंस में ऐसे एक्स बनता है ना, उसको क्रूशिएट भी बोलते हैं, क्रूसीफॉर्म और क्रूशिएट। सो क्रूशिएट मसल्स बोलते हैं, एग्जाम्पल है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसेटर एंड अडक्टर मैग्नस। सो दीज आर क्रूशिएट मसल्स, क्रॉस में होती हैं ये। नॉमेनक्लेचर ऑफ मसल्स, अब मसल के नेम किस तरह से आए। बहुत सारे वेज हैं जिससे कि मसल्स को नेम दे रखे हैं, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर शेप, उनके शेप के अकॉर्डिंग दे रखे हैं, लाइक ट्रेपेजियस, रोम्बॉइड रोम्बॉइडस, सेरेटस एंटीरियर, लैटिसमस डोर्साई। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ ओरिजिन, उसके हेड्स ऑफ ओरिजिन पे भी नंबर नाम दे रखे हैं, लाइक बाइसेप्स, दो हेड्स है तो बाइसेप्स, तीन है तो ट्राइसेप्स, फोर है तो क्वाड्रिसेप्स, दो है तो डाइगैस्ट्रिक, ओके। ओके, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर ग्रॉस स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर कैसा है उस बेसिस पे भी दे रखे हैं, लाइक सेमी टेंडिनोसिस मीन्स आधा टेंडन की तरह है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस मीन्स आधी मेम्ब्रेन की तरह है, एग्जाम एक्सेट्रा। अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, अब उनके लोकेशन पे भी दे रखा है, अगर टेम्पोरल, टेम्पोरल उनके आसपास है तो टेम्पोरालिस, सुप्रास्पाइनेटस, सुप्रास्पाइनेटस, इंटरकोस्टल्स, कोस्टल्स बोन्स के आसपास तो इंटरकोस्टल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द अटैचमेंट, उनका अटैचमेंट कहाँ पर है, स्टाइलोहयोइड, स्टाइलोहयोइड, ऐसे क्रिकोथायरॉइड। अटैचमेंट जहाँ पे है उस तरह से नाम भी दे रखे हैं। अकॉर्डिंग टू देयर एक्शन, उनके एक्शन क्या करते हैं उस हिसाब से नाम दे रखे हैं।
अडक्टर लॉन्गस मीन्स ये अडक्शन करवाएगी। फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस फ्लेक्शन। abductor pulsus longus abduction। orbicularis oculi, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ द आई कराती है। मीन्स orbicularis मीन्स आई के आसपास है, सो आई। ओके, सो सेवेंथ इज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ देयर फाइबर्स, उनके डायरेक्शन कैसे हैं उस हिसाब से भी दे रखे हैं। रेक्टस abdominis, ट्रांसवर्स abdominis मीन्स abdomen के ट्रांसवर्सली, orbicularis oculi। ओके, उस हिसाब से। The muscle with two bellies with an intervening tendon is called digastric muscles। ऐसी मसल जिसके दो bellies हैं और एक टेंडन है, उसको बोलेंगे digastric muscle। मसल विद नंबर ऑफ intervening tendons और intersections, और ऐसी मसल जिसके बहुत सारे intersections हो रखे हैं उसको बोलेंगे rectus abdominis। So this is serratus anterior muscle, this is triceps brachii, this is semitendinosus, आधा टेंडन है एंड सेमिम्ब्रेनोसिस उसमें मेम्ब्रेनस इंसर्शन है। एंड दिस इज टेम्पोरालिस, दिस इज क्रिकोथायरॉइड मसल। ये क्रिकोथायरॉइड मसल मींस कॉर्टिको क्रिकॉइड कार्टिलेज से आता है और थायराइड कार्टिलेज में इंसर्ट कर रहा है। सो क्रिको थायराइड इसलिए बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट। The muscles that extend over two or more bones, more joints, are called diarthric, diarthric और polyarthric muscles। अगर ऐसी मसल्स है तो जो दो जॉइंट्स या उससे ज्यादा को क्रॉस करती है उसको बोलते हैं डायआर्थरिक और पॉलीआर्थरिक मसल्स। जैसे फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, if you can see, it crosses the elbow joint and the wrist joint. So flexor carpi radialis is a diarthric muscle. Okay, अब हम आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो है उसकी नर्व सप्लाई कैसे होती है इस पे आते हैं। सो नर्व सप्लाई ऑफ स्केलेटल मसल इज द नर्व सप्लाइंग अ मसल इज कॉल्ड मोटर नर्व। एक नर्व जो मसल को सप्लाई करती है उसको बोलते हैं मोटर नर्व। इनफैक्ट इट इज अ मिक्स नर्व। इनफैक्ट ये एक मिक्स नर्व होती है, कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फाइबर्स। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप के फाइबर्स, मतलब इसमें बता रखा है कि किस टाइप के फाइबर्स उसको कंसिस्ट करते हैं। सो मोटर फाइबर्स होते हैं, देन सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं। मोटर एंड सेंसिटिव फाइबर्स ये टू मेन टाइप्स के फाइबर्स होते हैं जो एक स्केलेटल मसल को सप्लाई करता है, नर्व सप्लाई देता है, ठीक है। मोटर फाइबर्स एंड सेंसिटिव फाइबर्स। सो मोटर फाइबर्स कंप्राइजेस ऑफ 60% of the fibers to the muscle, and sensitive fibers are the 40% that uh, supplies the nerve supply of a skeletal muscle. So motor fibers are large myelinated alpha efferents which supply extrafusal muscle fibers, and मतलब ये large myelinated ऐसे फाइबर्स हैं जो कि इफरेंट होते हैं, मोटर सिग्नल्स लाते हैं। एंड या स्मॉलर माइलिनेटेड गामा इफरेंस। ओके, ये अल्फा के बारे में बताया था, अब गामा है वो थोड़ा कम माइलिनेटेड है विच सप्लाई इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। एंड ओके, मेनली थ्री टाइप्स के मोटर फाइबर्स होते हैं, अल्फा फाइबर्स, गामा एंड नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक इफरेंट्स। ओके, सो एंड ये नॉन माइलिनेटेड ऑटोनॉमिक इफरेंस जो है वो सप्लाई करते हैं स्मूथ मसल फाइबर्स को ब्लड वेसल्स के।
जैसे लाइक दैट कंट्रोल्स द vasoconstriction and vasodilation of the uh, vessel, blood vessel. Okay. सो एंड सेंसिटिव फाइबर्स जो हैं वो 40% कंप्राइज करते हैं, एंड इसमें भी माइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मसल स्पिंडल्स फॉर प्रोप्रियोसेप्शन एंड आल्सो टू टेंडन्स। एंड जो माइलिनेटेड फाइबर्स हैं वो मसल स्पिंडल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ताकि प्रोप्रियोसेप्शन आए, मीन्स प्रोप्रियोसेप्शन मीन्स जॉइंट पोजीशन को वो सेंस कर सके। सेंसिटिव फाइबर्स क्या है, सेंस करेंगे किस चीज़ को, ठीक है। एंड टेंडन्स में भी ये प्रेजेंट होते हैं। मसल स्पिंडल्स आर स्पिंडल शेप्ड सेंसरी एंड ऑर्गन्स ऑफ द स्केलेटल मसल। सो मसल स्पिंडल क्या है, मसल का जो स्पिंडल शेप्ड सेंसरी एंड ऑर्गन है स्केलेटल मसल का, उसको बोल रहे हैं मसल स्पिंडल्स। ईच स्पिंडल्स कंटेन्स 6 to 14 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। हर स्पिंडल जो है वो कंटेन करता है 6 to 14 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स। 6 to 14 इंट्राफ्यूजल मसल फाइबर्स होते हैं उसमें, विच आर ऑफ टू टाइप्स, जो कि दो टाइप्स के होते हैं। द लार्जर न्यूक्लियर बैग फाइबर्स एंड द स्मॉलर न्यूक्लियर चेन फाइबर्स, और स्मॉलर न्यूक्लियर चेन फाइबर्स हैं। Larger nuclear bag fibers and smaller nuclear chain fibers. Okay, larger and smaller. Like as you can see in this picture, so muscle spindle में आपके प्रोप्रोसेप्टर्स हैं और सेंसरी एंडिंग्स हैं, मोटर एंडिंग्स हैं, एंड न्यूक्लियर बैग फाइबर्स, न्यूक्लियर चेन फाइबर्स विच आर इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, वो भी प्रेजेंट हैं। ओके, सो द स्पिंडल इज इनर्वेटेड बाय बोथ द सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। जो स्पिंडल है वो दोनों ही से इनोवेटेड होता है, सेंसरी से भी मोटर से भी। द सेंसरी एंडिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। जो सेंसरी एंडिंग्स हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। प्राइमरी सेंसरी एंडिंग्स, प्राइमरी सेंसरी एंडिंग्स होती हैं, एल्यूलो स्पाइरल एंडिंग्स भी बोलते हैं जिसको, अराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियर रीजन ऑफ द इंटरफ्यूजल फाइबर्स। इंट्राफ्यूजल फाइबर्स के सेंट्रल न्यूक्लियर रीजन में होता ही है। एंड द सेकेंडरी सेंसरी एंडिंग्स होते हैं जिसको फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स भी बोलते हैं, बियॉन्ड द न्यूक्लियर रीजन ऑन आइदर साइड ऑफ द दीज फाइबर्स। इस फाइबर्स के हर दोनों साइड पे ये प्रेजेंट होते हैं सेकेंड सेंसरी एंडिंग्स जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स बोलते हैं जिसको। ये इस पिक्चर में उसका थोड़ा ब्रीफ दे रखा है। The motor nerve supply of the spindle is derived from gamma motor neurons of the spinal cord, and जो motor nerve supply है स्पिंडल की, स्पिंडल मसल स्पिंडल जो हमने देखा उसकी जो मोटर नर्व सप्लाई है वो गामा मोटर न्यूरॉन से आती है स्पाइनल कॉर्ड के। ओके, मसल स्पिंडल्स एक्ट एज स्ट्रेच रिसेप्टर्स, एंड मसल स्पिंडल्स जो है वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स की तरह एक्ट करते हैं। दे रिकॉर्ड एंड हेल्प regulate the degree and rate of contraction of the extrafusal fibers by influencing the alpha neurons. मसल स्पिंडल में स्ट्रेस रिसेप्टर्स होते हैं। स्ट्रेस रिसेप्टर्स क्या करते हैं, वो अल्फा न्यूरॉन्स के थ्रू रेगुलेट करते हैं डिग्री एंड रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कि कितने डिग्री का और कितने रेट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर, कर रहा है कितने डिग्री से और कितने रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रेट से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, ये अल्फा न्यूरॉन्स के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं कौन, स्ट्रेस रिसेप्टर्स। Okay, so what is the motor point? The most commonly asked questions are these ones. So what is a motor point? What is a motor unit? Most of the teachers ask the students in class or in papers or even tests or
can also ask in oral tests, what is a motor point or what is a motor unit. So motor point is a site where the motor nerves enters the muscle. मोटर पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें जो जिस साइट पे जो मोटर नर्व है वो मसल में एंटर कर रही है, दैट इज द मोटर पॉइंट. इट मे बी वन और मोर देन वन, ये एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है. इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एट मोटर पॉइंट इज मोर इफेक्टिव. और जब हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन देते हैं किसी भी मसल पे, सो अगर हम उस पॉइंट पे देंगे जहाँ पे मोटर पॉइंट है, जहाँ पे नर्व जो है वो एंटर कर रही है मसल में, तो उस पॉइंट पे जो मसल है वो ज्यादा स्टिमुलेट होगी. Okay, and what is a motor unit? So motor unit, myon. Myon is defined as a single alpha motor neuron. It is a single alpha motor neuron. It is important to say single alpha motor neuron. If you say motor neuron, no. You have to say single alpha motor neuron together with the muscle fiber supplied by it. So single alpha motor neuron together with the muscle fibers supplied by it consist of the motor unit or is called the motor unit. So motor unit में क्या आते हैं, एक single alpha motor neuron with the muscle fibers, with उसके muscle fibers, इसको बोल रहे हैं motor unit. The size of the motor unit depends upon the precision of motor control. So कितना ज्यादा प्रिसाइज मोटर कंट्रोल है उस हिसाब से मोटर यूनिट का साइज डिपेंड करेगा. ओके, स्मॉल मोटर यूनिट्स like 5 to 10 muscle fibers are found in muscles of fine movements. अगर फाइन मूवमेंट्स करने हैं, ठीक है, तो सिर्फ 5 से 10 मसल फाइबर्स होंगे स्मॉल मोटर यूनिट्स के. ठीक है. एंड लार्ज मोटर यूनिट्स अगर आपको ग्रॉस मूवमेंट करनी है, सो फाइन इज एक पर्टिकुलर डिटेल में जाके मूवमेंट करनी है, एंड ग्रॉस इज दैट ओवरऑल मूवमेंट लाइक ग्रास्पिंग अ बोतल. बट इफ यू वांट टू राइट फ्रॉम अ पेन, so it is a fine movement. Okay, so in this small motor units are found in muscle, and for large motor units 100 to 2000 muscle fibers are found in muscles of gross movements. gross movements में आपके जो बेसिकली जो मसल है उसमें लार्ज मोटर यूनिट्स करीब करीब 100 to 2000 मसल फाइबर्स उसमें फाउंड मीन्स मिलेंगे मसल फाइबर्स. ठीक है. ओके, composite hybrid muscle. A composite hybrid muscle supplied by two different motor nerves with different root values is called a composite or hybrid muscle. So hybrid और composite muscle कौन सी मसल होती है, वो ऐसी मसल होती है जिसके दो डिफरेंट मोटर नर्व्स सप्लाई करती हैं. फॉर एग्जाम्पल adductor magnus, flexor digitorum profundus and pectoralis major. adductor magnus, flexor digitorum profundus and pectoralis major. ये जो मसल्स हैं इनको कंपोजिट और हाइब्रिड मसल बोलते हैं क्योंकि इनको दो अलग अलग नर्व्स जो हैं वो मोटर सप्लाई करती हैं. ओके, सो नर्व सप्लाई ऑफ अ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल की नर्व सप्लाई क्या होती है, कैसे होती है? स्मूथ मसल हमने पढ़ा था. चलो स्केलेटल मसल की अभी तक हमने बात की, वो मोटर एंड सेंसिटिव फाइबर्स उसको सप्लाई कर रहे हैं. बट व्हाट अबाउट द स्मूथ मसल? ओके, सो like the intestines or the pharynx, who is supplying these muscles and how they are moving. Okay, who is controlling them? So according to nerve supply of the smooth muscle, it is classified into single unit type और multi unit type. So इसमें भी two types के nerve supply हो रही है, single unit and multi unit type.
ओके, सो सिंगल यूनिट टाइप जो है वो इंटेस्टाइन में देखा जाता है, सीन इन इंटेस्टाइन्स। द नर्व इम्पल्स रीचेस वन मसल सेल, जो नर्व इम्पल्स है वो एक मसल सेल के पास जाता है एंड ट्रांसमिटेड टू अदर बाय द मैकेनिकल पुल थ्रू द फ्यूज्ड सेल मेम्ब्रेन। उनकी सेल मेम्ब्रेन फ्यूज्ड होती है। सो सिंगल यूनिट टाइप में क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जाती है एक मसल सेल पे, फिर वो, क्योंकि फ्यूज सेल मेम्ब्रेन होती है उन सब की, तो वो मैकेनिकल पुल से ट्रांसमिट करता है अपने नर्व इम्पल्स को दूसरे सेल पे, एक सेल से दूसरे सेल पे, दूसरे सेल से तीसरे सेल पे, ऐसे आगे आगे बढ़ता है, ट्रांसमिट होता है। ओके, जो ये न इम्पल्स है ना, वो इम्पल्स वो। एंड मल्टी यूनिट टाइप में क्या होता है, सीन इन मसल्स होता है डक्टस डिफरेंस। Each muscle cell releases separate nerve fibers. The contraction is simultaneous. The nerve supply is rich in the nerve supply is rich. ओके, सो मल्टी यूनिट टाइप में क्या होता है कि हर मसल सेल जो है वो एक सेपरेट नर्व फाइबर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। ओके, एंड इसमें एकदम से कॉन्ट्रैक्शन होती है, सारे सेल्स जो है वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जो नर्व सप्लाई होती है वो बहुत रिच होती है। ओके, नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल की नर्व सप्लाई के बारे में अब हम देखेंगे। So heart is supplied by sympathetic and parasympathetic nerve fibers. So heart में sympathetic and parasympathetic nerve fibers दोनों ही supply करते हैं। Sympathetic nerve stimulate both the heart rate and blood pressure and dilate the coronary arteries. Sympathetic nerve जो है वो stimulate करता है heart rate और blood pressure, means heart rate और blood pressure को वो increase करता है, dilate करता है coronary arteries को। The sensory fibers convey painful impulse from the heart, और sensory जो fibers होते हैं वो पेनफुल इम्पल्सेस लाते हैं हार्ट से। ओके, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स डिक्रीज द हार्ट रेट। पैरासिम्पैथेटिक जो है वो डिक्रीज करता है हार्ट रेट। देयर सेंसिटिव फाइबर्स आर इन्वॉल्व विद विसरल रिफ्लेक्सेस, और उनके जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स के जो सेंसिटिव फाइबर्स होते हैं वो हार्ट के विसरल रिफ्लेक्सेस में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, एक्शंस ऑफ मसल्स ब्रॉडली व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एक्शन, मसल एक्शन के बारे में। ये कह रहे हैं कि ब्रॉडली अगर हम बाहर से देखें, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, इट शॉर्टन्स बाय वन थर्ड, वो वन थर्ड, एक तिहाई शॉर्ट हो जाती है ऑफ इट्स बेली लेंथ, अपने बेली लेंथ से, ठीक है, एंड ब्रिंग्स अबाउट अ मूवमेंट, और तब वो मूवमेंट लाती है। द रेंज ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ फ्लैशी फाइबर्स। सो कितना मूवमेंट होगा वो डिपेंड करता है कि कितनी लेंथ है फ्लैशी फाइबर्स की, एंड द पावर ऑफ फोर्स और मूवमेंट ऑन द नंबर ऑफ फाइबर्स, और कितना फोर्स लग रहा है उन फाइबर्स पे। हाउएवर द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स। जो एक्चुअल बिहेवियर होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान द लेंथ ऑफ द मसल में डिक्रीज, मसल की जो लेंथ है वो कम हो सकती है, मे रिमेन अनचेंज। अगर डिक्रीज हो रही है तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा, डिक्रीज है इंक्रीज हो रही है, वैसे डिक्रीज ही होगी, इंक्रीज तो क्या ही होगी, डिक्रीज, हाँ ई सेंट्रिक में हो सकती है ना इंक्रीज। ओके, सो डिक्रीज इंक्रीज हो रही है, सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, आइसोटोन में मीन्स सेम टोन है ना, अगर लेंथ सेम है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, सो इट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। Contraction of the length of the muscle may decrease is isotonic contraction, may remain unchanged, unchanged है मतलब सेम है पहले की तरह, isometric contraction may increase अगर बढ़ रही है, according to the functional demands of the body. In each circumstance the tension generated at the ends may either increase, persist or decrease. तो जब भी मसल मूव कर रही है, सो इट विल आइदर
मतलब उसका जो लेंथ होगा वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा या सेम रहेगा। ओके, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर एंड स्टेट ऑफ इट्स एक्टिव मोटर यूनिट्स, और ये इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके कितने मोटर यूनिट्स एक्टिव हैं, एंड द एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक लोडिंग, अगर लोडिंग भी हो रही है तब, तो ये सब फैक्टर्स भी डिपेंड करेंगे। सेकेंड इज each movement at a joint is brought about by a coordinating activity of different muscle groups. सो अगर एक जॉइंट पे मूवमेंट हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक मसल नहीं, उसमें ग्रुप ऑफ मसल एक वर्क करती है साथ मिलकर। द मसल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड एंड नेम अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, और उस हिसाब से जो मसल फाइबर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं। प्राइम मूवर्स, एंटागोनिस्ट, फिक्सेटर्स, सिनर्जिस्ट। सो मैं ब्रॉडली बता देती हूँ। सो ऐसा ऐसी मसल जो कि मेजरली वो फंक्शन कैरी आउट करती है, उसका मेन फंक्शन है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट और प्राइम मूवर। जो उसके अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल होते हैं उसको बोलते हैं एंटागोनिस्ट और ओपोनेंट्स। फिक्सेटर वो मसल ग्रुप होती है जो डिस्टली और प्रॉक्सिमली प्रेजेंट होती है उस जॉइंट से, ठीक है। एंड वो मूवमेंट के टाइम पे जो डिस्टली और प्रॉक्सिमली प्रेजेंट जॉइंट है उसको स्टेबल करके रखता है, ऐसी मसल्स उसको बोलते हैं फिक्सेटर्स। एंड सिनर्जिस्ट वो होती हैं जो प्राइम मूवर्स को सपोर्ट करती हैं और हेल्प करती हैं। ओके, सो एक बार ब्रीफ में डिटेल में इसको रीड कर लेते हैं। सो प्राइम मूवर्स agonists about bring about the desired movement. When a prime mover helps opposite action by active control lengthening against gravity is known as action of paradox. For example, putting a glass back on the table is assisted by gravity but controlled by a gradual active lengthening of the biceps, paradoxical or eccentric action. Okay. अब एंटागोनिस्ट की बात, ओपोनेंट्स oppose the prime movers. They help the prime movers by active controlled relaxation so that the desired movement is smooth and precise. Thus, the antagonists cooperate rather than oppose the prime movers. This is due to reciprocal innervation of the opposite group of muscle regulated by the spinal cord through the stretch reflex. Then fixators. Fixators are the group of muscle which stabilize the proximal joints of a limb so that the desired movement at the distal joint may occur on a fixed base. Muscle acting on the shoulder joint fix it for better movements of fingers. Synergist. When the prime movers cross more than one joint, the undesired action at the proximal joints are prevented by certain muscles known as synergists. For example, during making a tight fist by long distal flexors, the wrist is kept fixed in extension by the synergists. Thus, the synergists are spatial fixators and partial antagonists to the prime movers. Two, okay, two or more muscles causing one movement are synergists. ये दो या दो से ज्यादा मसल्स अगर एक मूवमेंट को कॉज करें उनको बोलेंगे सिनर्जिस्ट। लेट्स कम टू क्लिनिकल एनाटॉमी। सो पैरालिसिस, व्हाट इज पैरालिसिस? लॉस ऑफ मोटर पावर, मोटर पावर चले जाना, उसको बोलते हैं पैरालिसिस, ठीक है। दिस इज, जिसको बोलते हैं लकवा मार गया। सो दिस इज ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों होता है? क्योंकि मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं। क्यों होता है? आइदर बाय डैमेज टू द मोटर न्यूरल पाथवेज, मोटर न्यूरल पाथवेज या तो डैमेज हो चुके हैं अपर एंड लोअर मोटर न्यूरॉन, और बाय द इनहेरिट डिजीज ऑफ मसल्स, या कोई मसल की डिजीज हो चुकी है जिसको बोलते हैं मायोपैथी। डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन, अगर अपर मोटर न्यूरॉन और यूएमएन पे डैमेज हुआ है तो स्पास्टिक पैरालिसिस होगी विद एग्जैजरेटेड टेंडन जर्क्स। टेंडन जर्क्स जो है वो एग्जैजरेटेड होते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। और अगर लोअर मोटर न्यूरॉन और एलएमएन डैमेज हुआ है तो फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाएगा और टेंडन जर्क्स की लॉस हो जाएगा। ओके,
सो अपर मोटर न्यूरॉन में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, लोअर मोटर न्यूरॉन में फेरिफेरल नर्व्स आती हैं। मसल स्पाज्म, सो व्हाट इज अ मसल स्पाज्म? दीज आर क्वाइट पेनफुल, बहुत ज़्यादा पेनफुल होती हैं। लोकलाइज्ड मसल स्पाज्म इज कॉमनली कॉज्ड बाय अ मसल पुल। लोकली जो मसल स्पाज्म होता है वो मसल पुल की वजह से होता है। इन ऑर्डर टू रिलीव इट्स पेन द मसल शुड बी रिलैक्स्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। और अगर हमें उसका ट्रीटमेंट करना है तो हमें मसल को रिलैक्स करना होगा। जनरलाइज्ड मसल स्पाज्म अकर इन टिटनेस और एपिलेप्सी। ज़्यादातर जो मसल स्पाज्म है वो देखे जाते हैं टिटेनस एंड एपिलेप्सी में, डिस्यूज एट्रोफी एंड हाइपरट्रॉफी। ओके, सो द मसल्स विच आर नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम्स, ऐसी मसल्स जिनको बहुत लंबे समय से यूज नहीं किया है वो पतली हो जाती हैं एंड वीक हो जाती हैं, उसको बोलते हैं डिस्यूज एट्रोफी। मतलब बिना यूज किए ही जो मसल फाइबर्स है वो कम होने लग गए और पतले होने लग गए, वीक होने लग गए। कन्वर्सली एडुकेट और एक्सेसिव यूज ऑफ पर्टिकुलर मसल कॉजेज देयर बेटर डेवलपमेंट और इवन हाइपरट्रॉफी। सो इसका उल्टा, अगर एक्सेसिव यूज कर रहे हैं कुछ पर्टिकुलर मसल को, उनका बढ़िया सा डेवलपमेंट हो गया और हाइपरट्रॉफी हो गई, तो बोलते हैं कि मेरे डोले आ गए हैं, सो उसको बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, बाइसेप्स की हाइपरट्रॉफी हो गई है। एंड मस्कुलर वेस्टिंग, मस्कुलर वेस्टिंग क्या होता है कि रिडक्शन इन साइज, मसल का साइज में रिडक्शन हो रहा है, इज अ फीचर ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन पैरालिसिस एंड जनरलाइज्ड डिसेबिलिटी। इस ये एक मोटर लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस का साइन है, एंड जो कि सही नहीं है। रीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल का रीजनरेशन, सो स्केलेटल मसल इज कैपेबल ऑफ लिमिटेड रीजनरेशन, स्केलेटल मसल में थोड़ा रीजनरेशन होता है। इफ लार्ज regions are damaged, regeneration does not occur and the missing muscle is replaced by connective tissue. अगर बड़ा एरिया है एंड वहाँ पे मसल डैमेज हुआ है तो रीजनरेशन नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ की जो मिसिंग मसल है वहाँ वो कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस होगी, नॉट मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगी। Hyperplasia, increase in number of smooth muscle fibers usually occurs in uterus during pregnancy. So hyperplasia is smooth muscles में ज़्यादा होना, ज़्यादा अमाउंट हो रहा है स्मूथ मसल का, इंक्रीज इन नंबर हो रहा है। सो यूजुअली ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है यूट्रस में। माइस्थेनिया ग्रेविस, सो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिजीज है अननोन ओरिजिन की, बिना किसी कारण के ये ऑटो इम्यून डिजीज है माइस्थेनिया ग्रेविस। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड दैट बाइंड्स टू एस्टाइकोलिन रिसेप्टर एंड ब्लॉक इट। एस्टाइकोलिन रिसेप्टर से ये एंटीबॉडीज जो है वो बाइंड हो जाती हैं, उसको ब्लॉक कर देती हैं। द नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन टू द मसल फाइबर्स इज देयरफॉर ब्लॉक। और जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होना था मसल फाइबर पे वो ब्लॉक हो जाता है। दिस लीड्स टू एक्सटेंसिव एंड प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मसल वीकनेस हो जाती है। ऑल्थो जो मसल्स होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, नॉर्मल दिखती हैं। एक्स्ट्राओकुलर एंड आईलिड मसल्स आर अफेक्टेड फर्स्ट, एक्स्ट्राओकुलर मसल्स जो हैं और आईलिड मसल्स हैं वो सबसे पहले अफेक्ट होती है, फॉलोड बाय दोज ऑफ नेक एंड लिम्स। फिर उसके बाद नेक एंड लिम्स की मसल होती हैं। इट अफेक्ट्स मोर वुमेन दैट देन मैन एंड यूजुअली दोज बिटवीन एज ऑफ 20 to 40 ईयर्स। और ये उन वुमेन्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, बेसिकली ये मैन और वुमेन्स में वुमेन्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, और वुमेन्स को भी उन वुमेन्स को जिनकी एज 20 to 40 ईयर्स है के बीच है। Polymyositis. So polymyositis is a disease of muscle characterized by inflammation of the muscle fibers. Poly means बहुत सारे, myo is muscle and itis is inflammation. So inflammation हो रहा है muscle fibers का. It starts from the white blood cells spontaneously invade the muscle. ये तब स्टार्ट होता है जब वाइट ब्लड सेल्स जो है वो मसल में इन्वेड कर जाते हैं, मसल में एंटर कर जाते हैं। मसल क्लोज टू ट्रंक और टॉर्सो आर मोस्टली अफेक्टेड बाय द पोलियोमायोसाइटिस दैट रिजल्ट्स इन सिवियर वीकनेस। और ये उन मसल्स को ज़्यादा इफेक्ट करती है जो कि ट्रंक एंड लोअर लिम्ब टार्सल टॉर्सो लोअर लिम्ब के पास होते हैं। एंड
सीवियर वीकनेस हो जाती है। पोलियोमायोसाइटिस एसोसिएटेड विद स्किन रैश इज रेफर्ड टू एज डर्मामायोसाइटिस। और अगर इसमें स्किन रैश भी प्रेजेंट हो रहा है या दिख रहा है तो उसको डर्मोमायोसाइटिस बोलेंगे, क्योंकि डर्मा इज यूज्ड फॉर स्किन। Fibrillation. What is fibrillation? So fibrillation is the abnormal contraction of cardiac muscle. Cardiac muscle का abnormal contraction को बोलते हैं fibrillation. The cardiac chambers do not contract as a whole, resulting in the disruption of pumping action. जो cardiac chambers हैं वो एक साथ नहीं वो पंप कर रहे जो ब्लड है उसको। एंड एट्रियल फिब्रिलेशन इज रैपिड एंड अनकोऑर्डिनेटेड कंट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। एट्रियल फिब्रिलेशन में जो एट्रिया है उसका अनकोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब बाकी से कोऑर्डिनेट करके वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है, वो अपना ही अपने में ही अपने अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। इनफेक्टिव पंपिंग होती है, ढंग से पंप ही नहीं हो पाता ब्लड एंड एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एवी नोड। एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है एट्रियल वेन्यू नोड का, AV node, atrioventricular node का। ventricular fibrillation is characterized by very rapid and disorganized contraction of ventricle। सेम जैसे एट्रियम का हुआ fibrillation ऐसे ventricle का भी हो रहा है होता है। एंड इसमें क्या होता है, बहुत तेज तेज से ventricle जो है डिसऑर्गेनाइज्ड वे में कॉन्ट्रैक्ट करता है। दिस लीड्स टू डिसरप्शन ऑफ ventricular फंक्शन। और इसमें क्या होता है कि ventricle ढंग से काम ही नहीं कर पाता है। angina pectoris, that is chest pain due to temporary ischemia of cardiac muscle, means cardiac muscles को properly ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उस वजह से angina pectoris होता है। इट इज यूजुअली रिलीव्ड बाय रेस्ट एंड नाइट्राइट्स एंड रेस्ट से रिलीव हो जाता है। मायोकार्डियल इश्कीमिया। Myocardial ischemia is persistent ischemia due to blockage of more than one artery, result in necrosis of the cardiac muscle. Pain not relieved by rest gets refers to left arm, chest and neighboring areas. इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो मसल है हर्ट की वो डिप्राइव्ड रहती है, मीन्स उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है, ब्लड के थ्रू। एंड मीन्स वहाँ पे ब्लॉकेज हो रखी है, वो ब्लड जा ही नहीं रहा है हर्ट मसल में थ्रू कोरोनरी आर्टरीज। एंड पेन जो है वो रेस्ट से नहीं अब रिलीव हो रहा है एंड रेफर हो रहा है वो पेन लेफ्ट आर्म में, चेस्ट में एंड उसके आसपास के एरियाज में। सो उसको बोल रहे हैं मायोकार्डियल इश्केमिया। एंड दैट्स ऑल अबाउट द मसल। आई होप आपको समझ आया होगा, और जो चीज़ नहीं समझ आई प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन और कमेंट बॉक्स। and thank you so much for watching my video, and we will cover the next topic in our next video. And our next topic is cardiovascular system, very interesting topic. Okay, so take care, bye bye.